साइमा सिसकती हुई सास को सारी रुदात सुना रही थी। इसकी नाक से मुसलसल खून बह रहा था। वो अपना दुपट्टा नाक के आगे रखे खून रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी, मगर इसका दुपट्टा भी अब खून से तर हो चुका था। यूं लगता था जैसे इसकी नाक की हड्डी टूट चुकी हो। सास ने एक नजर इसके चेहरे पर डाली। बाल बिखरे हुए, जबकि माथे पर नील का निशान था। दोनों हाथ रस्सियों से बंधे रहने की वजह से सूज चुके थे, जबकि इसके तन पर मौजूद कपड़े रेजा रेजा हो रहे थे। सास सब कुछ देखने के बावजूद एक गहरी सांस हाज करके रह गई और फिर अपनी बहू के वजूद से नजर हटाकर कहने लगी, तो किसने कहा था तुझे कि अपने शोहर से उलझ? गलती तो तेरी ही है ना, जो शोहर से सवाल करने चल पड़ी। साइमन ने जब यह सुना तो सिसक कर बेयकीनी से सास को देखने लगी और फिर बोली, अम्मा, क्या मेरा इन पर इतना भी हक नहीं जो मैं पूछ सकूं कि आखिर वो सारी सारी रात मेरे सामने बेझिझक किस औरत से बातें करते रहते हैं? शादी को 5 साल हो चुके हैं और वो एक बार भी मुझसे प्यार से नहीं बोले, बल्कि मेरे ही सामने किसी और पर मोहब्बत लुटाते रहते हैं। साइमा सिसक ही तो पड़ी थी। सास ने एक बार फिर इसे देखा और कहने लगी, साइमा, मत उलझा कर अपने शोहर से। जानती नहीं कि इसे सवालात पसंद नहीं। तू बस सब्र कर, बच्चों की देखभाल कर, मेरे साथ वक्त गुजारा कर। सफदर जो कर रहा है इसे वो करने दे। सास भी बेटे के आगे मजबूर हो चुकी थी। एक गहरी सांस साज करती इतना कहकर वहां से चली गई। क्यों, आखिर हर बार ही क्यों सब्र करे? कोई इन मर्दों को क्यों नहीं समझाता? औरत क्या पत्थर की बनी है? क्या इसके सीने में दिल नहीं होता, जिस पर एक एक बात किसी जरब की तरह लगती है? क्या इन पर यह फर्ज नहीं कि वो औरत को भी इंसान समझे, इसके साथ नरमी से पेश आए? जिस्मानी तकालीफ और जहनी दबाव दे देकर बेचारी साइमा की तो हालत ही खराब हो चुकी थी। वो कितनी ही देर रोती रही, चीखती रही। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इसकी मासूम बच्चियां कब से दरवाजे की ओर से जांग जांग कर माँ को देख रही थीं। जब साइमा ने बच्चियों को देखा तो फौरन आंसू साफ किए और बच्चियों को कहने लगी कि जाकर सो जाओ, कुछ भी नहीं हुआ, तुम लोग दिल पर मत लो। बेचारी बच्चियां बाप के सितम से डरी हुई थीं। कुछ बोलती ना ही कुछ फरमाइश करती। वहीं से डरी सहमी बिस्तर पर जाकर लेट गई और माँ को देखने लगी, जबकि सख्तर हर शय से बेगाना अभी तक मोबाइल में लगा था। इसे जरा भी परवाह नहीं थी कि कुछ देर पहले इसने आखिर किया क्या है। वो अपनी महबूबा के साथ खुशगपियों में मसरूफ था। साइमा सिसकते हुए दिल ही दिल में इस औरत को बद्दुआएं देने लगी, जिसकी वजह से आज इसका शोहर इससे दूर हुआ था। मगर क्या फायदा, बीच में तो वो लाई गई थी। सफदर तो शुरू से ही किसी और को पसंद करता था। जब साइमा ने यह सोचा तो इसके आंसू ज़ारो कुतार बहने लगे। वो बेतहाशा रोने लगी। दिल पर लगा जख्म फिर से ताज़ा हो चुका था। इसकी तो जिंदगी ही इन अजीतों से दो चार थी। जब वो पैदा हुई थी तो माँ मर गई। बाप ने ही माँ और बाप का प्यार दिया। इसका बाप वैसे तो बहुत अच्छा था, मगर इसकी एक आदत बुरी थी कि वो जुआ खेलता था। धीरे धीरे इसे नशे की भी आदत लगने लगी। साइमा अबू को मना करती, मगर वो तो नशे का आदी हो चुका था। घर से बाहर ही नशा किया करता। आज तक घर में बेटी के सामने इसने ये नशा नहीं किया था। वक्त गुजरता चला गया और साइमा का बाप अक्सर अपनी सारी तनहा ही नशे और जुए में उड़ाने लगा। यहाँ तक कि इसकी जहनी कैफियत और हालत देखकर इसे काम से भी निकाल दिया गया। नौबत यहाँ तक आ गई कि घर में अनाज का एक दाना भी ना बचा, मगर इसके बावजूद साइमा के बाप की ये लत ना छूट सकी। वो रोटी के बगैर तो जिंदा रह सकता था, मगर शराब के बगैर इसका दिन नहीं गुजरता था। इसने जुए में शराब की शर्त लगाना शुरू कर दी। वो जुएबाजी का माहिर था, हर बार जीतता और यूं इसकी शराब की तलब भी पूरी होती रहती। वो नशे की खातिर किसी भी हद तक जा सकता था। एक रोज जब इसने शर्त लगाई तो वो हार गया। सामने वाला इससे भी बड़ा खिलाड़ी था। इसने साइमा के बाप से 10 बोतलें मांगी, मगर वो कहाँ से देता? इसके पास तो एक आना भी मौजूद नहीं था। वो सोच में पड़ गया और कहने लगा, तुम किसी और शय की मांग कर लो, मैं इतना तो नहीं कर सकता। इस खबीस शख्स ने साइमा को देख रखा था। फौरन मौका देखकर कहने लगा, तो फिर अपनी बेटी मेरे हवाले कर दो, 2-3 दिन बाद वापस कर दूंगा। वो यूं आराम से मांग कर रहा था जैसे बेटी ना हो, बल्कि कोई आम सी शय हो। साइमा के बाप ने जब ये सुना तो वो गुस्से से आग बगोला हो गया। उठकर इस शख्स का गिरीबान पकड़ लिया और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी बड़ी बात कहने की? मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। मगर वो शख्स तो हट्टा कट्टा और भरपूर जवान था। साइमा का बाप तो बड़ी उम्र को पहुंच चुका था। इसने एक ही जनाटेदार थप्पड़ इसके मुंह पर मारा और वो शख्स जमीन पर ऊंधे मुंह गिर गया। वो शख्स कहने लगा,
चुपचाप अपनी बेटी मेरे हवाले कर दे। तेरे पास सिर्फ 2 दिन की मोहलत है, वरना मैं तेरे घर आकर पूरे मोहल्ले के सामने तेरी बेटी को उठाकर ले जाऊंगा। फिर जो तेरी इज्जत की नीलामी होगी, सारा मोहल्ला देखेगा। साइमा का बाप वही खड़ा रह गया जबकि वो लोग वहां से चले गए। इस रात इसका बाप घर ना आया, जबकि साइमा बाप का इंतजार करती रह गई। सारी रात सोचो विचार करने के बाद इसका बाप भी एक नतीजे पर पहुंच ही गया। जब घर आया तो काफी बदला बदला था। आज इसने बेटी से कोई सवाल ना किया था, बल्कि खामोशी से सख्त रवैया बरतते हुए कमरे में चला गया। साइमा ने बाप का ये रवैया देख लिया था, मगर कुछ समझ ना पाई। 2 दिन गुजरे और इसी रात इसने अपने अब्बू को किसी से बात करते हुए सुना। वो कह रहे थे कि आज रात मैं कोई बहाना ना बनाकर घर से बाहर जाऊंगा। पीछे से तुम चंद लोग लेकर घर आ जाना और मेरी बेटी को अपने साथ ले जाना। फिर जब मैं चाहे वापस छोड़ जाना, मगर हाँ, बदले में मुझे मेरी जिंदगी देना पड़ेगी। इसने नशा और अशिया की बात की थी। साइमा ने जब बाप के मुंह से ये सुना तो इसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। इसे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि इसका सगा बाप इस हद तक भी गिर सकता है। वो कमरे में बंद बेआवाज रोती रही। पूरा वजूद खौफ की लपेट में आ चुका था। इसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे, कहाँ जाए। कुछ देर गुजरी तो दरवाजे पर दस्तक हुई। फौरन अपनी हालत सुधार कर जब बाहर निकली तो इसका बाप कहने लगा, बेटी मैं जरा आधे घंटे तक वापस आता हूँ, तुम दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना। बेचारी साइमा का तो वजूद कांपने लगा था, चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थीं। जो ही इसका बाप गया तो इसने भी चादर ली और घर से बाहर निकल गई। इसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर कहाँ जाए। तभी इसे ख्याल आया कि इस मोहल्ले में इसकी सौतेली पुप्पी रहा करती हैं, जिनका यहाँ आना जाना तकरीबन ना होने के बराबर है, क्योंकि इसके अब्बू अपनी सौतेली बहन और बहनोई को पसंद नहीं करते थे। इसने इनकी मदद लेना चाही। वो आधी रात को भागती गिरती पड़ती हुई अपनी सौतेली पुप्पो के घर पर पहुंची और दरवाजा जोर से बजाने लगी। जब दरवाजा खोला तो सामने आधी रात को अपनी भतीजी को देखकर पुप्पो बुखला कर रह गई। इसे तो ये डर होने लगा था कि कहीं इसका सौतेला भाई अल्लाह को प्यारा तो नहीं हो गया। मगर साइमा ने अपनी हालत नॉर्मल रखते हुए अंदर आने की इजाजत चाही। पुप्पो का शोहर भी वहीं पर मौजूद था। जब इसने साइमा को देखा तो माथे पर नागवारी से बाल पड़ गए। इसकी पुप्पो इससे पूछ रही थी कि आखिर वो इस वक्त यूं तनहा यहाँ क्यों आई है। इसने बाप की जो भी बात सुनी थी सारी पुप्पो को बता दी। इसकी पुप्पो के चेहरे का रंग जर्द पड़ गया, मगर खैर इसकी पुप्पो ने कहा कि तुम यहीं पर रहोगी अब जब तक मैं कोई अच्छा रिश्ता देखकर तुम्हारी शादी ना कर दूं। वही पुप्पा के चेहरे पर भी थोड़ी नरमी आ गई थी। वो साइमा के पास आए और कंधे पर हाथ रखकर कहने लगे कि फिक्र मत करो, हम तुम्हारे साथ बुरा नहीं होने देंगे। इनके लम्स में अजीब सी बेचैनी थी, जिसे साइमा महसूस इस पल तो ना कर सकी, मगर अगले चंद रोज जो कुछ हुआ वो देखने के बाद इसे ये घर भी अपने लिए गैर महफूज लगने लगा, क्योंकि इसका पुप्पा इस पर बुरी नजर रखने लगा था। वो कोई अच्छे किरदार का मालिक नहीं था। जब साइमा ने ये महसूस किया और एक रोज पुप्पो ने अपने शोहर को भी मैली नजरों से साइमा को देखते देखा तो इसके दिल में एक खौफ सा आने लगा। इसके बाप की तो कोई खबर ही ना थी। शायद वो यही समझ रहा था कि इन लोगों ने इसकी बेटी को हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रख दिया है। पुप्पो ने 18 साल की उम्र में साइमा का रिश्ता देखकर शादी कर दी, क्योंकि इस मामले का यही हाल था। अगर वो ऐसा ना करती तो इनका अपना घर भी बर्बाद हो सकता था। यूं साइमा की शादी सफ्तर से कर दी गई। सफ्तर की माँ इसकी पुप्पो को जानती थी, इसलिए यतीम समझकर अपने घर की बहू बनाकर ले आई। जबकि सफ्तर किसी और को पसंद करता था। वो लड़की गैर बरादरी से ताल्लुक रखती थी और बहुत तेज तराज सी लड़की थी। सफ्तर को अपने झांसे में फंसा रही थी, जबकि सफदर इसके लिए पागल हुए बैठा था। वो शादी से नाखुश था, मगर अपनी माँ के आगे मजबूर होकर इसने साइमा से शादी कर ली थी। मगर अब इन 5 सालों में इसने साइमा की जिंदगी अजीरन करके रख दी थी। साइमा ने जब शादी की बात सुनी तो वो ख्वाब सजाने लगी थी कि इसका जीवन साथी इसके साथ बेतहाशा मोहब्बत करेगा, इसकी इज्जत करेगा और इसका ख्याल रखेगा। वो इसे अपने दिल की हर बात शेयर करेगी, जो आज तक इसने किसी के साथ भी नहीं की। मगर ऐसा कुछ ना हुआ। सफदर ने तो अपना रंग शादी की पहली रात दिखाना शुरू कर दिया था, जबकि बेचारी साइमा 5 साल तक शोहर की मोहब्बत के लिए तरसती रह गई। वो हर वक्त अपनी महबूबा से बात करता रहता और साइमा अपने शोहर का मुंह देखती रहती। अगर वो इतराज करती या सफदर को मना करती तो वो इसे मारने लगता। सास भी पहले पहले बेटे को
منع کرتی، اسے ڈانٹتی، مگر ایک بار جب صفدر پیش صحن میں سائمہ کو مار رہا تھا اور ماں چھڑوانے کے لیے آگے آئی تو اس نے ماں کو بھی لاٹھی دکھا کر کہا کہ بس ماں، اب تو بیچ میں آنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر تو اب اس کو بچانے کے لیے آئی تو میں تیرا بھی لحاظ نہیں کروں گا، تجھے بھی مارنا شروع کر دوں گا۔ آخر تیری وجہ سے ہی تو میری زندگی برباد ہوئی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ ساس بھی ایک طرف ہو کر کھڑی ہو گئی۔ دوبارہ وہ ان دونوں کے معاملے میں نہ بولی اور یہی کہا کہ اپنے معاملات خود ہی نپٹاؤ۔ سائمہ ماضی سوچ کر ہر وقت روتی رہتی تھی۔ آخر کرتی بھی تو کیا، وہ تو شاید دنیا میں آئی ہی ظلم برداشت کرنے کے لیے تھی۔ اس کا دل اپنی زندگی سے اور شوہر سے اچاٹ ہونے لگا۔ ہر وقت گمسم بیٹھی رہتی۔ ایک روز تو حد ہی پار ہو گئی۔ سائمہ کی دونوں بچیاں دادی کے پاس بیٹھی قرآن مجید پڑھ رہی تھیں کہ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ جب سائمہ نے دروازہ کھولا تو سامنے صفدر کھڑا تھا۔ وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی جو کہ اسی کی عمر کی تھی۔ اسے دیکھ کر سائمہ کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ صفدر اسے دھکیل کر گھر کے اندر داخل ہو گیا اور خوشی خوشی ماں کو کہنے لگا، دیکھ ماں، آج تیرے گھر میں بہار آئی ہے۔ دیکھ میری پسند جہاں کھڑی ہو وہاں ہر سو بہاریں آ جاتی ہیں۔ وہ سائمہ پر طنز کر کے بولا تو دونوں کہکے لگا کر ہنسنے لگے۔ سائمہ نے ایک حقارت بھری نظر اپنے شوہر پر اور اس کے ساتھ کھڑی لڑکی پر ڈالی، پھر کہنے لگی، اسے آپ کی محبت میسر ہے، آپ کی محبت کا رنگ ہی اس پر چڑھا ہے جو یہ اتنی پرکشش سی لگتی ہے۔ اگر آپ مجھ پر بھی اپنی محبت یوں ہی لٹاتے، مجھے پلکوں پر بٹھا کر رکھتے اور میرے دل کا حال جانتے تو شاید آج میں اس سے بھی زیادہ حسین اور پرکشش ہوتی، کیونکہ میرا اور آپ کا رشتہ ہی حلال تھا نہ کہ حرام۔ اس لڑکی کی طرح اتنا سننا تھا کہ اس لڑکی کے چہرے پر زردی آنے لگی۔ وہ غصے سے صفدر کو دیکھنے لگی۔ اتنا سننا تھا کہ صفدر آگے بڑھا اور سائمہ کو مارنے لگا۔ آج تو اس نے حد ہی پار کر دی تھی۔ شور کی آواز سن کر محلے والے گھروں سے باہر نکل آئے تھے۔ ساس کو خاموش دیکھ کر دونوں بچیاں چھوٹے چھوٹے ہاتھ باپ کے قدموں پر رکھ کر کہنے لگیں کہ ابا مت مارو ماں کو، خدا کا واسطہ ہے چھوڑ دو اسے۔ مگر جب تک صفدر کا سانس نہیں پھول گیا اس نے سائمہ کو نہ چھوڑا۔ سائمہ کو بھی جیسے رونا آ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ مار کھا کر لہو لہان ہو چکی تھی، ناک اور منہ سے خون کی داریں نکل رہی تھیں، مگر اس کے باوجود وہ تڑپ کر کہنے لگی، جتنا مارنا ہے مار لو، چاہے جان بھی لے لو، مگر اس کے باوجود میں کہتی رہوں گی کہ آپ کا اور اس کا رشتہ حرام ہے۔ یہ لڑکی ہی بد کردار ہے، بد چلن ہے، اور نہ جانے کیا کیا آج سائمہ بولتی چلی جا رہی تھی۔ صفدر اسے اتنا مارتا چلا گیا کہ وہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ بچیاں ماں کے پاس گری روتی ہوئی رہی، چیختی چلاتی رہیں۔ محلے والے چھتوں پر چڑھ کر یہ سارا منظر دیکھتے رہے تھے، مگر کسی کی ہمت نہ تھی کہ آ کر وہ انہیں روکتے۔ ماں تمہارے خوف کے کمرے میں گھس گئی کہ کہیں بیٹا اسے بھی نہ مار ڈالے۔ صفدر اس لڑکی کو لیے کمرے میں چلا آیا۔ یہ تو بعد میں بات کھلی کہ وہ لڑکی حاملہ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے صفدر نے اسے نکاح کر دیا تھا۔ کتنی ہی دیر سائمہ دھوپ میں صحن میں گری پڑی رہی۔ اس کی بیٹیاں اس کے چہرے سے خون صاف کرتی رہیں اور مرہم لگاتی رہیں۔ جب سائمہ کو ہوش آیا تو سارا بدن درد سے چور تھا، ایک ایک چوٹ درد کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک بھی آنسو نہیں تھا۔ وہ خاموش تھی۔ اسے اٹھتا دیکھ کر ساس اس کے قریب آئی، مگر اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے دور کر دیا۔ بچیاں رو رو کر اسے پکارتی رہیں، مگر وہ مجسمہ بنے بیٹھی رہی، گویا پتھر کی ہو چکی ہو۔ اس کے کمرے میں تو صفدر اپنی بیوی کے ساتھ موجود تھا، جبکہ ساری رات تینوں ماں بیٹیاں وہیں بیٹھی رہیں۔ ساس نے ایک بار آ کر اسے اٹھانا چاہا، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ صبح ہوئی تو ہر سو خاموشی تھی۔ ساس کمرے سے باہر نکلی تو اس کی پوتیاں باہر صحن میں بچھائی چارپائی پر سو رہی تھیں، جبکہ سائمہ وہاں موجود ہی نہ تھی۔ ساس نے بہو کو آوازیں دی، مگر وہ تو کہیں بھی موجود نہ تھی۔ بھاگ کر بیٹے کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہنے لگی کہ سائمہ گھر میں موجود نہیں ہے، نہ جانے کہاں چلی گئی ہے۔ وہ بھی غصے سے کہنے لگا، مر گئی ہوگی، قبر میں جا کر دیکھو، وہیں پڑی ملے گی۔ وہ دن 11 بجے اٹھا اور سائمہ کو ایک دفعہ ڈھونڈ کر آیا، مگر وہ تو کہیں بھی نہ تھی، نہ ہی اپنے میکے میں موجود تھی۔ وہیں دونوں بچیاں ماں کو لاپتہ پا کر کتنی ہی دیر روتی رہیں۔ ان کی آنکھوں سے تو آنسو ہی نہیں رک پا رہے تھے۔ وہ ماں کو پکار کر روتی تو صفدر انہیں مارتا جھڑکتا۔ اب تو نئی ماں کا بھی ظلم سہنا پڑنا تھا۔ ایک روز اس نے بچیوں کو محلے کی دکان سے کچھ خریدنے کے لیے بھیجا تو بچیاں بھی واپس نہ آئیں۔ صفدر اپنی بچیوں کو ڈھونڈنے نکلا، مگر وہ کہیں بھی نہ ملی۔ ماں بچیوں کے لیے روتی تو اسے بھی مارنے لگتا اور کہتا، آج کے بعد کوئی بھی اس منحوس کا نام نہیں لے گا
क्या पता किस आशिक के साथ भाग गई है और साथ बच्चियों को भी उड़ा ले गई। लो सोचो भला, इसका अगर कोई आशिक होता तो वो भला सफ्तर जैसे शख्स को ही क्यों तरजीह देती, इसके जुल्म क्यों कर बर्दाश्त करती रहती। मगर सफ्तर जैसे मर्द क्या फिर ओन से कम थे। यूं ही वक्त गुजरता चला गया। सफ्तर की माँ भी बेटे को कोसती हुई दुनिया से चली गई। 3 साल गुजर चुके थे। वो नई बीवी के साथ खुश था। इसका एक बेटा भी था। इसकी बीवी इसके बहुत खर्चे करवाया करती थी। हर वक्त इसकी नजर इसकी जेब पर ही रहती। एक रोज सफ्तर की तबीयत बहुत खराब हुई तो इसे डॉक्टर के पास ले गया। पहले तो बीमारी की तशखीस ना हुई, मगर जब तक हुई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसे ब्लड कैंसर हो चुका था। वो तो हैरान थी, मगर जब इसकी बीवी को पता चला तो वो सफ्तर से गिन खाने लगी। अपने बेटे को भी इससे दूर कर दिया और यूं वो भी इसे छोड़कर मैके चली गई। सफदर इस आलम में बिल्कुल तन तनहा हो चुका था। हर वक्त अपनी मोहब्बत को याद करता रहता। आखिर ये कैसी मोहब्बत थी जो मुश्किल वक्त में छोड़कर चली गई। इसे रह रह कर अब माँ की याद सताने लगी और फिर साइमा और बच्चियों की। इसे साइमा की अच्छाइयाँ याद आने लगी। शायद वो अब पछता रहा था। बीमारी की वजह से इसकी नौकरी भी छूट गई। इलाज के लिए पैसे कम पड़ने लगे तो किसी जानने वाले ने इसे मशवरा दिया कि तुम अपना इलाज शौकत खानम अस्पताल से करवाओ। अभी इसके बचने के चांसेस थे। इसकी सारी जमा पूंजी इसके इलाज पर ही लग चुकी थी। वो कंगाल होकर रह चुका था। आखिर इलाज करवाने की खातिर शौकत खानम अस्पताल पहुंच ही गया, जहां इसके कैंसर का इलाज शुरू हो गया। वो हर 2 दिन बाद वहां जाकर दवा लेता, मगर दवा वक्त पर ना ले पाता, भूल जाया करता तो तबीयत बिगड़ने लगती। इसे साइमा का ख्याल रखना और रातों को जाग जाग कर इसकी सेवा करना याद आया था। इस रात वो बेतहाशा रोया। इसका सांस रुकने लगा। यूं लगता था जैसे आज इसकी इस दुनिया में आखिरी रात हो। वो चीख चीख कर अपने बाल नोचता रहा, साइमा को बुलाता रहा, बच्चियों को आवाज देता रहा, मगर कोई भी इसके पास मौजूद ना था। आखिरी बार अपनी महबूबा बीवी के पास भी गया, बेटे से मिलना चाहा, मगर इसने मिलने से इनकार कर दिया और तलाक मांग ली। बेचारा सत्तर सब कुछ लुटा कर खाली हाथ रह चुका था। वो जिंदा रहकर भी क्या करता। पहले तो इसने अस्पताल जाने का सोचा, मगर फिर इसका दिल जिंदगी से उचाट होने लगा। बेजारी से रिक्शा रखवाया और किराया देकर पैदल ही घर जाने लगा, क्योंकि इसके पास किराए के मजीद पैसे नहीं बचे थे। वो अस्पताल के करीब से वापस पलट रहा था। आंखों में आंसू थे कि जब इसकी नजर एक सफेद कोट वाली औरत पर पड़ी। अकब से यूं लगा जैसे ये इसकी बीवी साइमा हो, जो अब प्रोफेशनल अंदाज में अस्पताल के अंदर जा रही थी। वो बुखला कर फौरन इस जानिब दौड़ा और खुश खलक तर्क करके वो मुश्किल बोला, साइमा। ये नाम सुनकर वो औरत रुकी थी। जब इसने पलट कर देखा तो सफ्तर का दिल एक दफा रुक कर दोबारा चला था। ये तो साइमा ही थी, इसकी बीवी साइमा। मगर यूं नर्स के हुलिये में कैसे? साइमा ने सफ्तर को इस बद हाली में देखा तो हैरान रह गई। मजबूरन वो सफ्तर के साथ एक तरफ चलने लगी, क्योंकि लोग मुड़ मुड़ कर इन्हें देख रहे थे। सफ्तर रोते हुए सारी रुदात सुनाकर माफिया मांगने लगा, जबकि साइमा यूं ही पत्थर बनी थी। सफ्तर के जहन में कई सवालात थे। इनके जवाब में साइमा कहने लगी, मेरे अब्बू ने मुझे एफएससी तक तालीम दिलवाई थी। मैंने अव्वल पोजीशन ली थी जिला वार्ड में, मगर फिर जिंदगी ने अपने ही सबक सिखाना शुरू कर दिए और मैं तुम जैसे शख्स के साथ रहकर अपनी अहमियत खोने लगी। खुदा गवाह है, जब से तुमसे दूर हुई हूँ मैं कामयाब हो गई हूँ। सरकारी इदारे से नर्सिंग की ट्रेनिंग दी। दिन रात अपने लिए नहीं, अपनी बच्चियों की खातिर मेहनत की, कर्जा उठाया और आज मैं खुद पर फख्र करती हूँ। सफ्तर खुद को जमीन पर दनस्ता महसूस कर रहा था। वो हीरे को खो चुका था। वो इसी अस्पताल में नर्स के फराइज सर अंजाम दे रही थी। वो माफिया मांगता रहा, मगर साइमा ने इसे माफ ना किया। मजबूरन सर झुकाए जिंदगी से बेजार सफ्तर एक ना खत्म होने वाले सफर की जानिब चल गया। जबकि साइमा गहरी सांस हाज करके मुस्कुराकर अंदर चली गई। वो मुतमिन थी।